हेलो ट्रेनिस, दिस इज़ आनंद कुमार और मैं आपके लिए 2018 में पूछे गए सेमेस्टर 2 में फीटर ट्रेड के क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। और ये बहुत मतलब VVI-4 ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन ट्रेनिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो अप्रेंटिस के एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं या CITS का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन सबों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आइए इसे हम रिवीजन करें और इससे पहले ये जान लें कि सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 1 जो है वो एनुअल के अंतर्गत उसका जो सिलेबस है जो कवर करता है वो फर्स्ट ईयर में कवर कर जाता है। इसलिए हम लोग इसे फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समझे। जो ITI वाले फर्स्ट ईयर का एनुअल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसके हिंदी पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। इस सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं NCBT के द्वारा, बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन क्या है? दो धातुओं को अस्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दो धातुओं को अस्थायी रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न में से किस प्रकार के हैमर का उपयोग रिवेट के सैंक को फैलाकर रिवेट हेड निर्मित करने के लिए किया जाता है? तो बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल जो है रिवेटिंग प्रक्रिया में दूसरे साइड हेड बनाने के लिए जो है किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? जिस ग्राइंडिंग व्हील पर C अंकित होता है वह खाली स्थान से बना होता है। जिस ग्राइंडिंग व्हील पे C अंकित होता है उससे क्या पहचान मिलता है, किससे बना होता है वो ग्राइंडिंग व्हील? तो सिलिकॉन कार्बाइड के द्वारा जो है बना होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। ट्विस्ट ड्रिल का कोण निम्न होता है। ट्विस्ट ड्रिल का कोण जो है 118 डिग्री में बना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। नॉन फेरस धातु जैसे कि पीतल और कांसा की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लेम उपयोग होती है? तो इसके लिए जो है न्यूट्रल फ्लेम जो है इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रल फ्लेम नहीं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में फ्लेम का तापमान निम्न होता है। कितना होता है? 3200 डिग्री सेल्सियस से 3300 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो है काला होता है और एसिटिलीन सिलेंडर का रंग जो है मैरून या लाल होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फ्लेम का भीतरी शंकु का तापमान कितना होता है? खाली स्थान होता है, उच्च होता है। गैस कटिंग करते समय या गैस वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टॉर्च का जो फ्लेम होता है उसका जो भीतरी कोण बनता है फ्लेम का, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही होता है। लगभग 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में से किस ज्वाइंट में उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है? तो इनमें से किसी में भी नहीं होता है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सिलेंडर में एसिटिलीन गैस खाली स्थान में भरी होती है। किस में भरी होती है या किस रूप में भरी होती है? तरल रूप में भरी होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वेल्ड फेस तथा बेस मेटल के मध्य का जंक्शन क्या कहलाता है? तो वेल्ड फेस और बेस मेटल के बीच का जो जंक्शन होता है या जो बीच का हिस्सा होता है वो 2 कहलाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। वेल्ड पास खाली स्थान के मूवमेंट से संबंधित है। वेल्ड पास का मतलब हो गया कि जब आप वेल्डिंग करते हैं तो लगातार वेल्डिंग बीड बनाते हैं तो वो जो है टॉर्च के मूवमेंट पे यानी जो इलेक्ट्रोड के मूवमेंट पे निर्भर करता है कि किस तरह से आप जो है मोशन दे करके वेल्डिंग बीड बना रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर
13 नो लोड कंडीशन के अंतर्गत आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक करंट की मात्रा क्या कहलाती है? तो ओपन सर्किट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि किसी कामगार को बिजली का झटका लग जाता है तो क्या होगा या क्या करना चाहिए? उसे गर्म तथा ढका हुआ रखना चाहिए। इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? M5 यानी मीट्रिक 5 टेप के द्वारा टेपिंग के लिए आप किस आकार वाली ड्रिल का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ M5 दिया हुआ है, तो ये टेप ड्रिल साइज का सूत्र है। टेप साइज बैठाना है और इसे इंटू कर देना है 0.8 के साथ, तो आपका आंसर जो है 4.00 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है 4.0 मिलीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? एल्युमिनियम जॉब की ड्रिलिंग के लिए इनमें से किस कूलेंट का उपयोग किया जाता है? तो कूलेंट एल्युमिनियम के यदि आपको ड्रिलिंग करना है तो इसके लिए आपको कूलेंट के रूप में केरोसिन ऑयल डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर स्केल खाली स्थान पर ग्रेजुएट होता है, तो थिम्बल के ऊपर जो है ग्रेजुएट होता है। उसके जो थिम्बल बने होते हैं वहां पे वर्नियर स्केल जो है ग्रेजुएट होता है या अंकित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? खाली स्थान ड्रिल किए गए होल के अंत में बेवलिंग का ऑपरेशन होता है। खाली स्थान ड्रिल किए गए होल में, तो काउंटर सिंकिंग जो है बेवलिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए काउंटर सिंकिंग ड्रिल किए गए होल के अंत में बेवलिंग का ऑपरेशन होता है। तो ये उसका फिगर है। काउंटर सिंक रिवेट का कोण होता है 90 डिग्री। काउंटर सिंक रिवेट का जो कोण होता है वो कितना डिग्री में होता है? 90 डिग्री में होता है या बना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज खाली स्थान के माध्यम से फीड किया जाता है, तो थ्रोट के माध्यम से फीड किया जाता है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? हेवी ड्यूटी कार्य के लिए खाली स्थान उपयुक्त होते हैं। क्या उपयुक्त होते हैं? एक फ्लूट वाले काउंटर सिंक। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल खाली स्थान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ड्रिल किए जाने वाले मटेरियल पे निर्भर करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। खाली स्थान एंगल फ्लूट का कोण होता है। हेलिक्स एंगल जो है फ्लूट का कोण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ओवर हीटेड ड्रिल का क्या कारण है होता है? ओवर हीटेड ड्रिल, यदि आप ड्रिल कर रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिल बिट जो है गर्म हो जा रहा है, उससे आग निकल रहा है, तो कारण क्या है? कटिंग स्पीड अधिक होना, ये भी कारण है। फीड रेट अधिक होना, दबाव ज़्यादा दे रहे, ये भी कारण है। क्लियरेंस एंगल अनुपस्थित होना, यानी ड्रिल बिट का क्लियरेंस एंगल सही ना होना, तो ये तीनों जो है कारण है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ट्विस्ट ड्रिल को खाली स्थान के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद है इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले मटेरियल को क्या कहा जाता है? तो ब्लेंडर, फ्लक्स और स्लैग, ये सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? खाली स्थान का उपयोग वेल्डिंग जॉइंट से स्लैग हटाने के लिए किया जाता है। चिपिंग हैमर का इस्तेमाल जो है वेल्डिंग जॉइंट से स्लैग हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? रिमर्स की बॉडी पर पाए जाने वाले हेलिक्स ग्रुप खाली स्थान के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके हेलिक्स ग्रुप जो है वो फ्लूट के नाम से जाने जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। कटिंग एज तथा रिमर के हिल के मध्य छोटे फ्लैट सरफेस को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, उसे लैंड के नाम से जाना जाता है।
आगे है 31, रीमर के सैंक की ओर बॉडी के व्यास में कमी को किस नाम से जाना जाता है? फ्लूट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, रीमर के टेपर सैंक को निम्न के द्वारा ग्रिप किया जाता है। तो सैंक के द्वारा जो है ग्रिप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, एक स्क्रू थ्रेड को 1 इंच बीएसपी थ्रेड के नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। इसमें 1 डिग्री क्या इंगित करता है? यह थ्रेड का पिच व्यास जो है इंगित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज संख्याओं द्वारा इंगित किया जाता है। निम्न में से किस ग्रेन साइज को बहुत महीन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है? 220 से 260 600 220 से 600 नंबर तक जो है निर्दिष्ट किया जाता है या बताया जाता है। सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि ग्राइंडिंग व्हील कुछ उपयोग के बाद चमकदार तथा चिकना हो जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है, व्हील का एब्रेसिव उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होना। इसका सही आंसर होगा। निम्न में से अल्फाबेट की कौन सी सिंबल रेंज ग्राइंडिंग व्हील में सॉफ्ट ग्रेन को निरूपित करती है? तो ए से एच तक जो है निरूपित करता है। निम्न में से कौन सी रेंज ग्राइंडर व्हील हेतु मोटे ग्रेन नंबर के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो है 10 से 24 नंबर के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल में वृद्धि हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? क्लियरेंस एंगल में यदि वृद्धि हो जाता है तो ड्रिल का जो है एज जो है कमजोर हो जाएगा या कमजोर कटिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, किसी उत्पाद के बारे में तब कहा जाएगा कि उसमें गुणवत्ता है कब इसका आकार व इसकी सीमाओं के भीतर हो, यानी जो डायमेंशन दिया गया है उसके अंतर्गत होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। आप नरम धातु के लिए ड्रिल की पहचान कैसे करेंगे? चीजल एज एंगल के द्वारा। तो नरम धातु के लिए चीजल एज एंगल जो है ड्रिल बीट का अधिक रखा जाता है और कठोर धातु के लिए अधिक और नरम धातु के लिए कम रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीजल एज एंगल के द्वारा। ग्रे कास्ट आयरन में किस मटेरियल की उपस्थिति के कारण उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होने के कारण जो है उसकी डक्टिलिटी जो है कम हो जाती है। लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है वो है रोट आयरन, पिटवा लोहा। आगे है, कटिंग लिप्स के पीछे दिया जाने वाला रिलीफ एंगल क्या कहलाता है? लिप क्लियरेंस एंगल कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कुपला के कुएं के भीतर क्या पाया जाता है? पिघला हुआ लोहा यानी मोल्टेन आयरन जो है पाया जाता है। कुपला फर्नेस में उसके अंदर जो है मोल्टेन आयरन या तो पिघला हुआ लोहा पाया जाता है। कुपला की कार्य क्षमता की रेंज क्या होती है? 20% से 40% तक होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 46, हाई कार्बन स्टील मटेरियल का मुख्य स्रोत क्या होता है? व्हाइट आयरन। व्हाइट आयरन जो है हाई कार्बन स्टील मटेरियल का मुख्य स्रोत होता है। ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाला उत्पाद क्या कहलाता है? पिग आयरन। पिग आयरन कहाँ से तैयार होता है, किस फर्नेस से? तो ब्लास्ट फर्नेस से तैयार होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल सामान्य रूप से क्या होता है? हाई स्पीड स्टील होता है। ट्विस्ट ड्रिल जो है हाई स्पीड स्टील से बना होता है। आगे है 49, निम्न में से क्या मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है?
टोंग्स जो है एक हैंडलिंग इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन हैंडलिंग इक्विपमेंट में या लोड उठाने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं जिसमें क्रेन, लिफ्ट, होइस्ट, ये तीनों है, लेकिन जो है टोंग्स नहीं है। टोंग्स को सिर्फ गर्म जॉब या किसी भी पार्ट्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 50 क्या कह रहा है, निम्न में से किस प्रकार के अनुरक्षण या मेंटेनेंस को प्रत्यक्ष रूप से अनुरक्षण लागत में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन वह कुल लागत में शामिल किया जाता है? तो ये आपका ब्रेकडाउन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जब कोई वाहन यदि ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसमें पता नहीं लगाया जा सकता है कि उसमें खर्च कितना बैठेगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन सीरीज को भी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, इसलिए आप इसे डाउनलोड करें और बार बार प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।